बेटा हम लोग पीछे टॉपिक पढ़ रहे थे जनन तंत्र के बारे में। हेलो आवाज आ रही है? तो हम लोग पढ़ रहे थे जनन तंत्र के बारे में। जनन तंत्र, हेलो आवाज आ रही है? अब ठीक। जनन तंत्र और हम लोग बात करेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। दूसरा 2 मिनट चल रहा है, इतनी मत बोलो। पिछली क्लास में कितना हो गया था? टेस्ट हो गया था? स्पेस टोटल के बारे में थोड़ा था यानी कि प्रश्न के बारे में सबमिट हो गई ज़्यादा पार्टिसिपेट
SICL वेसिकल, जिसके द्वारा शुक्राणुओं को शुक्राशय सेमिनल वेसिकल में छोड़ा जाता है। सेमिनल वेसिकल में छोड़ा जाता है। शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है। शुक्राशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसके द्वारा शुक्र द्रव का श्रावण होता है, जिसके द्वारा शुक्र द्रव का श्रावण होता है। शुक्र द्रव और शुक्राणु मिलकर वीर्य यानी सीमेन का निर्माण करते हैं। सीमेन का निर्माण करते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट, स्खलन वाहिका, इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिका। इजैकुलेटरी डक्ट या स्खलन वाहिका, ठीक है। इसमें डालने के लिए यानी कि शुक्र वाहिका और शुक्राशय के मिलने से स्खलन वाहिका का निर्माण होता है। के मिलने से स्खलन वाहिका का निर्माण होता है। तथा इसके द्वारा शुक्राणुओं को यूरिथ्रा तक पहुंचाया जाता है। यूरिथ्रा तथा इसके द्वारा शुक्राणुओं को यूरिथ्रा तक पहुंचाया जाता है। यूरिथ्रा तक पहुंचाया जाता है। यूरिथ्रा क्या करता है? इसमें अगला यूरिथ्रा इसके द्वारा मूत्र तथा वीर्य को शरीर से बाहर निकाला जाता है। शरीर से बाहर निकाला जाता है। एक छोटा सा आइडिया बना के
सहायक जनक ग्रंथियां, सहायक जनक ग्रंथियां। सहायक जनक ग्रंथियां सहायक या संबद्ध, सहायक या संबद्ध जनक ग्रंथि। कभी कभी पूछा जाता है कि बाल में कौन कौन सी जनक ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो उसमें सबसे पहले सेमिनल वेसिकल, जिसे शुक्राचार्य ने पढ़ा है, सेमिनल वेसिकल। नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। और नंबर 3 पे कोई ये सारे ऐसे ही लिखना, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। और कॉपर्स ग्लैंड का एक नाम और है, इसी को बोला जाता है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है ना, इसका एक नाम और है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये 3 ग्रंथियां पुरुषों में पाई जाती है, ठीक है। ये 3 ग्रंथियां किसमें पाई जाएगी? पुरुष में, ठीक। तो इनके नाम याद रखो। सेमिनल वेसिकल, जिससे क्या होता है शुक्रद्रव मतलब श्रावित होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड, इससे भी एक प्रकार का द्रव श्रावित होता है। और कॉपर्स ग्लैंड, इनसे सभी से जो एक श्राव निकलता है, इनका काम क्या होता है? एक क्या इनका काम होता है कि जो हमारे शुक्राणु को पोषण प्रदान, पहला काम क्या होगा इसके निकलने वाले द्रव का? शुक्राणु को पोषण प्रदान करना, ठीक है। दूसरा काम क्या होगा? शुक्राणु के तैरने के लिए एक तरीके से मार्ग बनाना, ठीक है। और मूत्र मार्ग को चिकना बनाना, मतलब के 3 काम। क्या क्या काम है सभी के? पहला काम क्या होगा? पोषण प्रदान करना शुक्राणु, शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। और एक काम क्या होता है? मूत्र मार्ग को चिकना बनाया रखना। खासतौर से इसमें ये वाली ग्लैंड काम करती है, मूत्र मार्ग को चिकना बनाया। तो ये इसके काम है, ठीक है। इनके काम सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का एक नाम और है, जिसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। काम क्या हो जाएगा? शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है और मूत्र मार्ग को चिकना बनाया। और इन्हीं के कारण एक विशेष गंध भी आती है, ठीक है। इन्हीं के कारण एक विशेष गंध भी आती है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा मानव जनन तंत्र के बारे में था। इसको एक फ्लो चार्ट के बारे में देखते हैं कैसे क्या होता है। कितना बन गया बेटा? बिठा देना।
जो भी हमने पढ़ा है बस उसको क्या कहते हैं समराइज करना है। हम लोग चलेंगे बाहर से, तो सबसे बाहरी आपका यानी कि एक्सटर्नल ऑर्गन क्या है हमारा स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम किसको होल्ड करता है? टेस्टिस। ठीक है, टेस्टिस में क्या होती है? शुक्रजनन नलिका वगैरह होती है। ठीक है, यहीं पे क्या होगा? इसी में क्या होगा? शुक्रजनन नलिका इसी में होती है, यानी कि इस तरीके से शुक्रजनन नलिका इसी में। और यहीं पे क्या है? यहीं पे क्या मिलेगा हमें? अंतराली कोशिका या इंटरस्टिशियल सेल्स। अंतराली कोशिका, एक कोशिका का नाम और सर्टोली कोशिका, ये भी नहीं सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका का काम होता है शुक्राणु को पोषण प्रदान करना। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा हमको एपिडिडाइमिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म का मैचुरेशन और स्टोरेज होता है। तो यहाँ क्या होता है? स्पर्म्स क्या होता है? यहाँ पे स्टोर होते हैं और मैच्योर, यानी कि मैच्योरेशन परिपक्वन जिसको बोलते हैं, मैच्योरेशन होता है। इसके बाद चलेंगे आगे क्या आएगा? वॉस एक्शंस, यानी कि शुक्रवाहिका। यहाँ पे क्या बनेगा? शुक्रवाहिका। ठीक है ना, शुक्रवाहिका के बाद फिर अगला क्या जाएगा बेटा? यहीं पे एक सेंट्रल वेसिकल मिल जाता है। यहीं पे क्या मिलेगा? जिसको बोला है तो शुक्राशय, सेमिनल वेसिकल। तो ये शुक्राशय यहाँ मिल जाएगा। क्या बन जाएगा? एजैकुलेटरी डक्ट बन जाएगी। ठीक है, यानी कि स्तनल वाहिका बन जाएगी। इसे एजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, कितने पार्ट हो गए? स्क्रोटम हो गया, टेस्टिस हो गया, एपिडिडाइमिस हो गया, वास एक्शंस हो गया, एजैकुलेटरी डक्ट हो गया, यूरिथ्रा। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो क्या मिल जाएगा? यूरिथ्रा। और यहाँ पे एक ग्रंथि तो हमारी ये होगी सेमिनल वेसिकल, तो यहाँ मिलेंगी क्या क्या मिल जाएगा? प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे मिलेंगी। प्रोस्टेट ग्लैंड मिल गई। दूसरी क्या मिल जाएगी? कॉर्पस ग्लैंड। कॉर्पस ग्लैंड मिलेगी। ठीक है, और उसके बाद अल्टीमेटली पेनिस के द्वारा होते हुए सीमेन बाहर निकलता है। ये मार्ग है। ठीक है, ये मार्ग है। पूरा जो भी हमने पढ़ा है उसको एक समराइज कर दें कैसे उसको पढ़ना। बाह्य जनन अंग कौन से होंगे? पुरुष के बताओगे? बाह्य जनन अंग कौन से होंगे? ये वाला स्क्रोटम और पेनिस। बाकी सब अंतर जनन। जिसको ना समझ में दोबारा होकर पूछ लेना, जहाँ भी नहीं निकल तो पूछ सकते हो। हम लोग ने बाहर से स्टार्ट किया है और दोबारा बाहर आ गए। ठीक है, मतलब बाहर से चले
10 तक, फिर जो भी अंदर चीज़ें हैं उनसे फिर दोबारा बाहर ये फ्लो है। सर्टोली कोशिका और शुक्रजन नलिका, ये खासतौर से जो सर्टोली कोशिका शुक्रजन नलिका में पाई जाती है। सर्टोली कोशिका हो गई या अंतराली कोशिका हो गई, ये इसी में पाई जाती है, शुक्रजन नलिका में पाई जाती है। ठीक है, सर्टोली कोशिका का काम क्या होता है कि पोषण प्रदान, शुक्राणु को पोषण प्रदान, और अंतराली कोशिका का काम क्या है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करना। सर्टोलियो का आया सल्फिफेरस टिब्यूल्स में पाई जाती है, इसका काम होता है शुक्राणु को पोषण प्रदान। इतना बन गया, सबका बन गया। और हेडिंग आपको मादा जनन, हेडिंग आपको मादा जनन, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मादा जनन फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसको मिटा, ठीक है। जैसे पुरुष में दो तरीके के अंग हैं, बाह्य जनन अंग और अंतः जनन, ठीक है। ऐसी मादा में भी बाह्य जनन अंग और अंतः जनन। तो यहाँ पे बाह्य जनन अंग, बाह्य जनन अंग, और इधर अंतः जनन। यहाँ पे एक ही है, इसका नाम है बलवा। इसको हिंदी में लिख दिया है, इसको इंग्लिश में लिखा जाता है बलवा, ठीक है। और अंतः जनन अंग में यहाँ पे कुछ ऑर्गन्स का समूह है, यहाँ पे वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब, और एक और मिला मादा के जनन है, ठीक है। ये बेटा मादा के जनन है, जिसमें बलवा बाह्य जनन है, और बाकी के बच्चे यानी वेजाइना, सर्विक्स, यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब और ओवरीज ये अंतः जनन है। इसको यूज करते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलियम और इसको लिखते हैं इंटरनल जेनिटेलियम, ठीक है। वेजाइना यानी योनि, सर्विक्स को ग्रीवा कहते हैं, यूटेरस को गर्भाशय बोलते हैं, इसको अंडवाहिनी बोलते हैं, और इसको अंडाशय बोलते हैं। अंडवाहिनी, इसको अंडाशय और इसको गर्भाशय। देखो एक ऐसे
हमारी रिप्रेजेंटेशन देखोगे अगर हम यहाँ पे बल्ब को डिजाइन करते हैं ऊपर बढ़ेंगे तो क्या आएगा, डिजाइन आएगी, फिर आएगा सर्विक्स, यूटेरस, सर्विक्स, सर्विक्स, फिर यूटेरस, और यूटेरस से ही जुड़ी होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे भी क्या जुड़ी होगी, दाईं तरफ और बाईं तरफ फैलोपियन ट्यूब कितना जोड़ी होगी, एक जोड़ी, यानी दाईं और बाईं। तो फैलोपियन ट्यूब यानी यहाँ पे हमारी होगी फैलोपियन ट्यूब। अगर ये मेरा लेफ्ट साइड लेंगे तो राइट साइड में क्या होगा, एक फैलोपियन ट्यूब इधर भी होगी। तो F और T बेटा पूरा नाम लिख लेना, मेरे पास जाएगा तो शॉर्ट में लिख देना। ये फैलोपियन ट्यूब, F के मतलब फैलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारी राइट साइड, ठीक है। और इसी फैलोपियन ट्यूब से क्या जुड़ा होगा, अंडाशय। यहाँ क्या होगा, ओवरीज, O फॉर ओवरीज, लेकिन आप पूरा लिखोगे, आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पूरा ओवरीज, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको इस तरीके से जोड़ दूंगा यहाँ पे, लेकिन आपके पास स्पेस होगा तो उसको उसी के जैसे बराबर करेगा ओवरीज, उसको ऐसे ही एक फ्लो चार्ट होगा। तो ये लोकेशन शो कर रहा है कि कौन सा ऑर्गन कहाँ पे। सबसे बारीक की तरफ वल्वा, फिर वेजाइना, फिर सर्विक्स। सर्विक्स किससे कनेक्ट करेगा, यूटेरस से, ठीक है। ये सारे ऑर्गन एक होंगे, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और वल्वा, ये एक पर फैलोपियन ट्यूब एक जोड़ी होगी, और ओवरीज कितनी होगी, ये भी एक जोड़ी होगी, ठीक है ना। तो ओवरीज और फैलोपियन ट्यूब जोड़े में होगी, एक एक बाईं तरफ तो दूसरी दाईं तरफ। बन गया बेटा। देखो बल्बा के यहाँ पे कई सारे पार्ट में डिवाइड हो गया, और जो कि हमारे एक बाह्य जनन होता है, ये इसके जो भाग है मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, और इसी की ग्लैंड भी होती है, इसको बार्कोलिन ग्लैंड बोला जाता है, क्लाइटोरिस इसी में होता है, और हाइमेन भी इसी में पाई जाती है। तो कुल मिला के 6 भाग इसके हैं, हम लोग अभी लिखने वाले हैं। वेजाइना क्या होती है, इंटरकोर्स के दौरान जो सीमेन होता है वो यहाँ डिपॉजिट होता है, ठीक है, यानी कि यहाँ डिवाइड होता है, और इसी को बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। वेजाइना को क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल भी। सर्विक्स क्या काम करता है, सर्विक्स यूटेरस यानी गर्भाशय के निचले भाग को वेजाइना के ऊपरी भाग से जोड़ता है। सर्विक्स क्या करेगा, यूटेरस के निचले भाग को वेजाइना के ऊपरी भाग से जोड़ता है, ठीक है। फिर बात करते हैं यूटेरस। तो यूटेरस एक पेशीय संरचना है, यूटेरस क्या होता है, एक पेशीय संरचना है जहाँ पे भ्रूण का विकास होता है, ठीक। और यूटेरस में 3 दीवारें, 3 भित्तियाँ होती हैं, जिसकी बाहरी भित्ति को बोलते हैं पेरिवेंट्रियम, और सबसे भीतर जो बीच की भित्ति होती है उसको बोलते हैं बायोवेंट्रियम, और भीतर की दीवार को बोलते हैं एंडोवेंट्रियम। और यही एंडोवेंट्रियम ही होता है जहाँ पे क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड अंडा यानी कि जो अंडा है वो कहाँ पे आता है, एंडोवेंट्रियम की दीवार से होता है, और यही भ्रूण का विकास होता है, ठीक। फिर यूटेरस दोनों शरीरों से किससे जुड़ा होगा, फैलोपियन ट्यूब से। ये यूं कहो कि दोनों फैलोपियन ट्यूब जुड़ के यूटेरस का निर्माण होता है।
इसको इस तरीके से कह सकता है कि दोनों फैलोपियन ट्यूब चौड़ी होकर किसका निर्माण करेंगे, यूटेरस का निर्माण करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों साइड की फैलोपियन ट्यूब मिलके क्या बनाएगी, यूटेरस बनाएगी, ठीक। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, ये पाथवे होता है, यानी रास्ता होता है जिसके द्वारा अंडा ओवरीज से बाहर होता है, ठीक है। ये पाथवे यानी रास्ता है किसका, अंडे का रास्ता है ये, और यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन यानी विसर्जन की प्रक्रिया क्या होगी, फैलोपियन ट्यूब में होगी। इसका एक नाम और भी है, उसको ओविडा बोलते हैं, ओविडा, और इसी को हिंदी में बोलते हैं अंडवानी। इसका एक नाम और है, ठीक है, ओविडा भी बोलते हैं इसको, और हिंदी बोलते हैं अंडवानी, ठीक। फैलोपियन के जो फैलोपियन का दो वाला सिरा जो कि ओवरीज से जुड़ा होता है, वहां पे उंगली और संरचना पाई जाती है, तो बोलते हैं फिम्ब्री। फैलोपियन की वो वाली साइड जो कि ओवरी से जुड़ी होती है, उस सिरे पे क्या होता है, फिम्ब्री पाई जाती है, तो उंगली और संरचना, ठीक है। ये ओवरी है, ओवरी क्या काम करता है, इसमें ही जो जल कोशिकाएं हैं पाई जाती है जिससे अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। इसमें जल कोशिकाएं पाई जाएंगी, इन्हें ग्रेफियन फॉलिकल बोला जाएगा, और इन्हीं ग्रेफियन फॉलिकल में क्या होता है, जल कोशिकाएं होती है जिससे अंडे का निर्माण होता है, ठीक है। तो एक एक करके, तो सबसे पहले क्या करना, हमें इसको बिठा और उसमें डालते हैं इसके लिए भाग, तो इसमें सबसे पहला लिखो मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, ठीक है। अगला भाग है इसका लेबिया मेजोरा, इसका अगला भाग है, इसको इंग्लिश में यही करना है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, और यहीं पे एक ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम है बार्थोलिन ग्लैंड। आपसे पूछा जा सकता है कि बार्थोलिन ग्लैंड किसमें पाई जाएगी, तो मादा में पाई जाएगी, ठीक है। दोनों को नाम कंफ्यूज किया जाएगा, बल्कि यूरिथ्रल ग्लैंड दिया होगा और बार्थोलिन ग्लैंड, क्योंकि दोनों लगभग सेम ही लग रहा है प्रोनाउंसिएशन में, लेकिन बार्थोलिन ग्लैंड किसमें पाई जाएगी, मादा, बार्थोलिन क्लाइटोरिस, और इसका लास्ट पार्ट है हाइमेन, ये इसके बाद अगला एक और क्वेश्चन करो, अगला ये हो जाए, ये एक नलिका का संरचना होती है, यह एक नलिका का संरचना होती है, इसे बर्थ कैनाल
बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है, इसे बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। इसकी दीवार के पीछे की तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है, इसकी दीवार के पीछे की तरफ एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे 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 बार्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है, जिसे बार्थोलिन जिसे बार्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है, जिसे बार्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है, बार्थोलिन, जिसे बार्थोलिन ग्रंथि कहा जाता है। योनि की दीवार को नम रखती है, यह योनि की दीवार को यानी वजाइना की दीवार को नम रखती है। नम रखती है, यह योनि की दीवार को नम रखती है। नम मतलब नमी, अगला निकलो सर्विक्स, सर्विक्स में इंजीनियरिंग दीवार सर्विक्स यह गर्भाशय के निचले हिस्से को, यह गर्भाशय के निचले हिस्से को योनि के ऊपरी भाग से जोड़ती है, यह गर्भाशय के निचले हिस्से को योनि के ऊपरी भाग से जोड़ती है। ऊपरी भाग से जोड़ती है, यूटेरस यानी गर्भाशय, यूटेरस यानी गर्भाशय, यूटेरस यानी गर्भाशय। यह एक पेशी है, यह एक पेशी है, मस्कुलर, यह एक पेशी संरचना है, यह एक पेशी संरचना है जहां पर भ्रूण का विकास होता है, जहां पर भ्रूण का विकास, भ्रूण का एम्ब्रियो, जहां पर भ्रूण का विकास होता है। गर्भाशय 3 प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है, गर्भाशय 3 प्रकार की परतों से मिलकर बना होता है। सबसे बाहरी परत को पेरीवेंट्रियम, सबसे बाहरी परत को पेरीवेंट्रियम, सबसे बाहरी परत पानी है, सबसे बाहरी परत को पेरीवेंट्रियम कहा जाता है, सबसे बाहरी परत को पेरीवेंट्रियम कहा जाता है। मध्य परत को मध्य परत मायोमेट्रियम कहा जाता है। मध्य परत को मायोमेट्रियम कहा जाता है तथा सबसे भीतरी परत को एंडोमेट्रियम तथा सबसे भीतरी परत को एंडोमेट्रियम
भी कहा जाता है। एंडोमेट्रियम की दीवार पर ही एंडोमेट्रियम की दीवार पर ही निषेचित अंडा आकर ठहरता है। एंडोमेट्रियम की दीवार पर निषेचित अंडा आकर ठहरता है। एंडोमेट्रियम की दीवार पर निषेचित अंडा आकर ठहरता है और इस प्रक्रिया को अंडा आकर ठहरता है और इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। इस तरीके से इम्प्लांटेशन। और इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अगला एक डॉक्टर फैलोपियन ट्यूब। अगला एक डॉक्टर फैलोपियन ट्यूब ऑब्लिक करके ओविटर और हिंदी में अंडवाहिनी। फैलोपियन ट्यूब ऑब्लिक करके ओविटर और हिंदी में अंडवाहिनी। अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाने वाली नलिका होती है। यह अंडे को गर्भाशय तक पहुंचाने वाली नलिका होती है। दाई तथा बाई अंडवाहिनी, दाई तथा बाई अंडवाहिनी मिलकर दाई तथा बाई अंडवाहिनी मिलकर गर्भाशय का निर्माण करती है। गर्भाशय का निर्माण करती है। गर्भाशय का निर्माण करती है। परस्पर अंडवाहिनी का एक सिरा, अंडवाहिनी का एक सिरा अंडाशय से जुड़ा होता है। अंडवाहिनी का एक सिरा अंडाशय से जुड़ा होता है। अंडवाहिनी सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। इस तरीके से अंडवाहिनी सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। अंडवाहिनी सीलिएटेड एपिथेलियम की बनी होती है। अंडवाहिनी को दो राइट और लेफ्ट साइड
नहीं संपन्न होती, विसेचन की क्रिया अंडवाहिनी में ही संपन्न होती। अगला है मतलब ओवरीज या अंडाशय, ओवरीज या इसे बोलते हैं अंडाशय। अंडाशय ओवरीज या अंडाशय। इनकी संख्या एक जोड़ी होती है, इनकी संख्या एक जोड़ी होती है। यह उदर गुहा के, यह उदर गुहा के पृष्ठ सतह से, यह उदर गुहा के पृष्ठ सतह से मेसोमेरियम झिल्ली द्वारा जुड़े रहता है। मेसोमेरियम इस तरीके से, मेसोमेरियम झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं, मेसोमेरियम झिल्ली द्वारा जुड़े रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अंडाशय में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं। अंडाशय में विशेष संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें ग्रेवियन फॉलिकल कहा जाता है, जिन्हें ग्रेवियन फॉलिकल। ग्रेवियन बेटा साइंटिस्ट का नाम, ग्रेवियन फॉलिकल। जिन्हें ग्रेवियन फॉलिकल कहा जाता है। इन्हीं ग्रेवियन फॉलिकल में, इन्हीं ग्रेवियन फॉलिकल में जनन कोशिकाओं द्वारा, जनन कोशिकाओं द्वारा, जनन कोशिकाओं द्वारा अंडे, अंडे ब्रैकेट में ओवम, OVUM, अंडे ब्रैकेट में ओवम का निर्माण होता है। अंडे ब्रैकेट में ओवम का निर्माण होता है। ओवम का निर्माण होता है। ग्रेवियन फॉलिकल के अवशेष को ही, ग्रेवियन फॉलिकल के अवशेष को ही कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ग्रेवियन फॉलिकल के अवशेष को ही कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। बेटा ये दोनों याद हैं, ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। ठीक है, कॉमन, जिससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। इस तरीके से प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन जिससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है, जिससे प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्रावण होता है।
मादा जनन के बारे में। ठीक है, बेटा इतना हो गया, मिटा दो इसको। छोटा सा एग्जाम्पल निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ठीक है। सबसे डिसीजन होता क्या पहले तो ये ना, जब मेल गैमेट यानी इंटर यूनिफॉर्म मादा यूनिफॉर्म से मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है तो इससे बोलते हैं रिसेशन। क्या बोलेंगे? जब नर यूनिफॉर्म मादा यूनिफॉर्म से मिलकर जाइगोट का निर्माण करेगा तो इससे बोलेंगे रिसेशन। ठीक, लेकिन इससे पहले समस्या ये है, दो चीजें और जाननी है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। ठीक, दो प्रोसेस और जाननी है, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो थोड़ा सा केवल नाम याद रखो क्या होती है, बाकी डिटेल में नहीं पढ़ना है। एक तरफ लिखो स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखेंगे oogenesis। दोनों प्रोसेस होती है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब अल्टीमेटली शुक्राणु का निर्माण होना क्या कहलाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। अंडे का निर्माण होना क्या कहलाएगा? oogenesis कहलाता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणु का निर्माण होगा क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है, और वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडे का निर्माण होगा क्या कहलाएगा? oogenesis कहलाएगा। ठीक, तो पहले तो इन प्रक्रिया का नाम लिखो क्या होगा? स्पर्मेटोजेनेसिस के नीचे को वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। ऐसे दूसरी तरफ देखो बेटा, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अंडाणु का निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है oogenesis कहलाता है।
डायग्राम से देखिए यहाँ शुरू करते हैं। अगर हम यहाँ पे ये बनाते हैं तो ये हमारी जो कोशिका है इसको क्या बोलोगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसको क्या नाम दोगे? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ऐसे अगर हम यहाँ बोलते हैं इसका क्या नाम हो जाएगा? प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो इन दोनों के नाम लिखेंगे। तो ये तो प्रोसेस के नाम लिख दिया और ये लाइन की इसमें लिखेंगे यहाँ पे। इसका नाम क्या हो जाएगा? ये है हमारी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, जरा इसको नाम प्राइमरी मतलब प्राथमिक, स्पर्म मतलब स्पर्म बनाने वाली, साइट मतलब कोशिका। साइट का मतलब क्या होता है? कोशिका। यानी कि ऐसी कोशिका, ऐसी प्राथमिक कोशिका जो कि स्पर्म बना रही है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, स्पर्म बनाने वाली प्राथमिक कोशिका को बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। नाम भी सब कुछ हुआ, इसको बोलेंगे प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो इस कोशिका का नाम क्या हमारा? ये है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अगर oogenesis की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्राइमरी oocyte। मतलब ऐसी प्राथमिक कोशिका जो कि अंडाणु का निर्माण करेगी उसको बोलेंगे प्राथमिक oocyte। ठीक है, अब फिर यहाँ पे होगा मियोसिस डिवीजन। ठीक है, यहाँ पे होगा अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मियोटिक डिवीजन। इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको? मियोटिक डिवीजन। तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप कितनी यहाँ पे स्पर्म बनेंगे? 4। फिर समझो, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यहाँ पर कितने स्पर्म बनेंगे? 4। ठीक है ना, यही लिखो अर्धसूत्री विभाजन। तो स्पर्म बना दो इस तरीके से और इसकी पैदावार। इधर हम बात करें प्राइमरी oocyte की, तो यहाँ पे क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोटिक डिवीजन। यहाँ बेटा कितने बनेंगे कोशिका? एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक ही अंडा बनता है। यहाँ कितने बनना है? 4 स्पर्म बनना है, लेकिन oogenesis में क्या होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक ही अंडा मिलेगा। ठीक है, यहाँ बड़ा सा अंडा है। इसको नाम देते हैं ओवम या अंडाणु। बाकी के 3 कहाँ गए? क्योंकि मियोसिस के फलस्वरूप तो 4 कोशिका बनी गई, बाकी के 3 कहाँ गए? तो बाकी के 3 डीजेनरेट हो जाते हैं। डीजेनरेट हो जाते हैं, यूकोरियोट्स को पोषण प्रदान करने के लिए वो खत्म हो जाते हैं। तो 3 क्या हो जाते हैं यहाँ पे? प्लस 3 और ये 3 बचेंगे डीजेनरेट हो गए। डीजेनरेट। ठीक है, तो कुल मिला के जो फंक्शनल अंडा बना, यानी कि जो सक्रिय अंडा बना वो कितना बनेगा? एक ही बनेगा। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पे याद रखो। तो दोनों प्रोसेस किसके लगेगा? इसको बनाओ। अच्छा, एक चीज और है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पे गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 2n। 2n मतलब 40। और यहाँ कितनी होगी? यहाँ कितनी होगी?
रेस, यानी कि n। यहाँ ये जो बनेंगे इनकी संख्या, इनका क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा n, यानी कि इसका आधा। यहाँ 46 है तो यहाँ कितना होगा 23, तो इसको लिखेंगे n। और ये सारे किस हैं, सारे के सारे क्या हैं, ये स्पर्म मैट्रिक्स या स्पर्म बोलते हैं, स्पर्म मैट्रिक्स या इनको स्पर्म बोल दो, एक ही बात है। और इनमें क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होगी, जस्ट आधी, तो इसको n लिख दो ब्रैकेट। और ओवम में जो ये प्राइमरी साइट है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या है, 2 है, यानी कि 46। ठीक है, अंडे में क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी जस्ट आधी, क्योंकि म्योसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नाम ही अर्ध आधा करने वाला। यहाँ पे 46 है तो आधा कर देगा तो कितना बनेगा, 23। अब बस एक विभाजन होता है समसूत्री विभाजन, कोशिका की बात करें, कोशिका विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन दोनों में अंतर क्या है? समसूत्री विभाजन जो होता है वो हमारी सोमैटिक सेल्स, सोमैटिक मतलब कायिक कोशिकाओं में, जो हमारी बॉडी कोशिकाएं उनमें होता है सोमैटिक। और अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होगा, ये हमारी जर्म सेल, जनन कोशिका। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, ये जनन कोशिका है। प्राइमरी oocyte क्या है, ये जनन कोशिका है। तभी यहाँ पे कौन सा डिवीजन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। ऐसे ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, एक जनन कोशिका है। तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही तो तभी इनका क्रोमोसोम जो है वो आधा रह जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ तक अगर किसी को भी दिक्कत हो दोबारा पूछ सकता है। यहाँ तक अगर किसी के मन में कोई सवाल आ रहा है तो वो दोबारा पूछ सकता है। स्पर्मेटोजेनेसिस ये तो अपने प्रोसेस लिखी और एक डायग्राम के जरिए देख लिया कि होती है। ठीक है ना, ताकि एक लाइन में लिख लो फिर भी यहाँ पे होता क्या है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान ये बताइए सब बोर्ड पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। 4 शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, oogenesis में oogenesis की प्रक्रिया के दौरान oogenesis की प्रक्रिया के दौरान एक प्राइमरी oocyte से oogenesis की प्रक्रिया के दौरान एक प्राइमरी oocyte से एक प्राइमरी oocyte से अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप केवल एक सक्रिय अंडे का निर्माण होता है।
केवल एक सक्रिय अंडे का निर्माण होता है। तथा शेष कोशिकाएं पोलर बॉडी के रूप में, पोलर POLAR पोलर बॉडी के रूप में डीजेनरेट हो जाती है, पोलर बॉडी के रूप में डीजेनरेट हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है। ठीक है, तो डिसीजन से पहले हमने ये देखा कि स्पर्म कैसे बनना है और ओवम कैसे बनना है। ठीक है, यानी कि डिसीजन की प्रक्रिया से पहले हमने दो प्रोसेस के नाम पढ़े, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। तो हमें इन दोनों प्रोसेस से ये पता चल गया कि शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ और अंडे का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है ना, अब डिसीजन में क्या होगा कि इन दोनों को आपस में फ्यूज करा देगा। ठीक है, आपका पैराग्राफ बदल के लिखो। निषेचन की प्रक्रिया के दौरान, निषेचन की प्रक्रिया के दौरान नर युग्मक शुक्राणु नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु से संयुग्मित होकर युग्मनज इस तरीके से युग्मनज और ज़ाइगोट युग्मनज और ज़ाइगोट बनाता है। यही जाइगोट आगे चलकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। यही जाइगोट आगे चलकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। यही जाइगोट आगे चलकर भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। देखो बेटा, जो भी हमने लिखा है ना उसको बस यहाँ पे डायग्राम से देखो, बस डायग्राम। की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एक स्पर्म जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या है, n। ये क्या है, स्पर्म यानी शुक्राणु जिसको गुणसूत्र की संख्या n है। ये किससे यूज करेगा, अंडाणु से यानी अंडे से, जिसमें गुणसूत्र की संख्या क्या है, n यानी अंडाणु। ओवो को बेटा अंडाणु को, इनके मिलने से क्या बनेगा, इनके मिलने से बनेगा
प्लस n बराबर कितना हो जाएगा 2 है, तो यहाँ पे शायद फ्लो आ रहा है, ठीक है। तो यही प्रोसेस क्या कहलाती है, डिसीजन, यही प्रोसेस है हमारी डिसीजन। मानव में भ्रूणीय विकास की अवस्था है, मानव में भ्रूणीय विकास की अवस्था है, मानव में भ्रूणीय विकास की अवस्था है। ये इस तरीके से मानव में भ्रूणीय विकास की अवस्था, भ्रूणीय विकास की अवस्था, इसमें डैश लेंगे। मानव में भ्रूणीय विकास की अवस्थाओं को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया। मानव में भ्रूणीय विकास की अवस्थाओं को मुख्यतः 3 चरणों में बांटा गया। भ्रूणीय विकास का मतलब क्या है, पहले ऐसे समझो, जैसे जायगोट बनाना, रिसेंटली पीढ़ी के कोशिश क्या बना, जायगोट बना। अब जायगोट में विभाजन होता है, जायगोट में विभाजन के फलस्वरूप कई सारी कोशिका बनना शुरू हो जाती है, तो उन्हीं कोशिकाओं से धीरे धीरे क्या होता है, अंग बनने शुरू होते हैं, और ये समझना है, ठीक है, और धीरे धीरे पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से यही है कि मानव में भ्रूणीय विकास की अवस्था है। तो यानी कि कैसे जायगोट में कोशिकाओं या कोशिकाएं विभाजित होकर कई सारी कोशिकाएं बना रही, ग्रुप में बना रही, वही है कि मानव में भ्रूणीय विकास की अवस्था, ठीक है। तो इसको 3 चरणों में बांटा गया है। तो उसका पहला चरण क्या है, मॉरूला, मॉरूला, थोड़ा सा गैप रखिएगा, ब्लास्टुला, और यहाँ पे एक मैंने अभी लिखा हुआ है गैस्ट्रुला, लेकिन सबसे पहले इसमें पॉइंट बना के लिखो, सबसे पहले इन तीनों अवस्थाओं से ऊपर अगर एक जगह निकली, मानव में होलोब्लास्टिक प्रकार का, होलोब्लास्टिक मानव में होलोब्लास्टिक प्रकार का भ्रूणीय विकास है, मानव में होलोब्लास्टिक प्रकार का भ्रूणीय विकास पाया जाता है। मानव में होलोब्लास्टिक प्रकार का भ्रूणीय विकास पाया जाता है। अब ये होलोब्लास्टिक क्या होता है, होलो का मतलब कंप्लीट, होलो का मतलब क्या होगा, कंप्लीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जितनी भी कोशिकाएं बनेगी वो सारी की सारी किसमें भाग लेंगी, अंग के निर्माण में भाग लेंगी, ठीक है। यानी कि पूरे एम्ब्रियो से ही मानव का विकास होगा, वहाँ पे कोई भी एक कैविटी टाइप कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। जितना एम्ब्रियो है वो सारा का सारा मानव के विकास में सहायक है या मानव के निर्माण में सहायक है। तो ऐसे विकास को बोलते हैं होलोब्लास्ट, ठीक है। तो होलोब्लास्ट का मतलब क्या है कि पूरा का पूरा एम्ब्रियो ही एक पूरा मानव है, इसमें कोई भी जो कोशिका है वो अन्य किसी प्रोसेस में भाग नहीं लेगी, तो ये होलोब्लास्टिक टाइप का डेवलपमेंट है, ठीक। तो हम बात कर रहे थे मॉरूला, अब बात करते हैं मॉरूला। तो मॉरूला क्या होता है, ये एक पैरासोम, ये एक ठोस गेंद की तरह स्ट्रक्चर होता है। एम्ब्रियो ही
ये भी क्या है, एम्ब्रियो का ही हिस्सा है। जैसे एम्ब्रियो आगे चल के कुछ कोशिकाओं में बढ़ गया तो उसको बोलते हैं मॉरुला, लेकिन एम्ब्रियो की कितनी कोशिकाओं में बढ़ने में बोलते हैं इसको मॉरुला, 32 कोशिकाओं। जब एम्ब्रियो हमारा 32 कोशिकाओं का हो जाता है और एक ठोस गेंद की भांति दिखने लगता है तो उसको बोलते हैं मॉरुला। ठीक है ना, तो मॉरुला क्या है, जब एम्ब्रियो 32 कोशिका का हो जाता है और एक ठोस गेंद की भांति दिखने लगेगा तो उससे बोलेंगे मॉरुला। ठीक है, तो यही दो बातें इसमें लिखो। जब भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, जब भ्रूण ये तक भ्रूण नाम ही ऐसा है, जब भ्रूण यानी एम्ब्रियो 32 कोशिकाओं का हो जाता है, जब भ्रूण यानी एम्ब्रियो 32 कोशिकाओं का हो जाता है और एक ठोस गेंद की भांति प्रतीत होता है और एक ठोस गेंद की भांति प्रतीत होता है तो इसे मॉरुला कहा जाता है। तो इसे मॉरुला कहा जाता है। तो इसे मॉरुला कहा जाता है। अगर आएगा बेटा ब्लास्टुला। ठीक है, देखो जब यही एम्ब्रियो हमारा यहाँ पे मॉरुला में कितनी स्टेज का है, कितनी सेल का है, यहाँ पे 32 कोशिकाओं का। जब यही एम्ब्रियो जो 32 सेल वाला ये इसकी डबल कोशिका मतलब 64 में बदल जाएगा तो उसको क्या बोलोगे, ब्लास्टुला। इसमें लिखो जब भ्रूण यानी एम्ब्रियो, जब भ्रूण यानी एम्ब्रियो 64 कोशिकाओं का हो जाता है जब भ्रूण यानी एम्ब्रियो 64 कोशिकाओं का हो जाता है और इसमें ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाता है और इसमें ब्लास्टोसील और इसमें ब्लास्टोसील का निर्माण हो जाता है। तो इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ब्लास्टोसिस्ट CYST जोड़ना है, ब्लास्टो लिखे CYST जोड़ना, ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। तो इसे ब्लास्टोसिस्ट कहा जाता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अगली लाइन से पैराग्राफ बदल यही ब्लास्टोसिस्ट विसेचन के 7 दिन बाद, यही ब्लास्टोसिस्ट विसेचन के 7 दिन बाद, यही ब्लास्टोसिस्ट विसेचन के 7 दिन बाद गर्भाशय की भीतरी दीवार, गर्भाशय की भीतरी दीवार एंडोमेट्रियम, गर्भाशय की भीतरी दीवार ब्रैकेट में एंडोमेट्रियम, भीतरी दीवार ब्रैकेट में एंडोमेट्रियम पर आरोपित हो जाता है, पर आरोपित हो जाता है, पर आरोपित हो जाता है। इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहा जाता है।
इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं।